Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं। अभी तक देखिए एसएसटी पेपर 2 के लिए काफ़ी सारी सीरीज़ मैं आप लोगों को करा भी चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस सीरीज़ नहीं देखी हैं वो उन सीरीज़ को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं सीटेट के, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के काफ़ी बेनिफिशियल हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने, क्योंकि देखिए इतने एग्जाम अभी तक हो चुके हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो रिपीट भी हो जाते हैं। किसी भी PYQ से क्वेश्चन उठा करके उसको दे दिया जाता है, ठीक है, तो इसलिए रिपीट भी हो जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर के वो सब आप लोगों को सॉल्व करने हैं। इसलिए देखिए ये सीरीज़ आप लोगों के एग्जाम से पहले इसीलिए स्टार्ट की गई है कि आपके जो नोट्स हैं वो भी रिवाइज होते रहें और आप लोगों को सारे क्वेश्चंस एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए कॉलम 1 में दिए गए नामों का मिलान करना है कॉलम 2 से। देखिए कॉलम 1 में क्या दिया गया है, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, विटिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। देखिए अगर आपको एक से दो चीज़ों का भी पता है कि वो किस चीज़ से बिलोंग करते हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, देखिए अगर आप लोगों को एक का भी आंसर पता है तो नेगलेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सेरिकल्चर की, तो देखिए सेरिकल्चर क्या होता है, जिसमें हम रेशम के कीटों का पालन करते हैं, ठीक है। तो ए का देखिए यहाँ पर किससे मिलान हो जाएगा, फोर्थ से मिलान हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो यहाँ पर कट गया, क्योंकि देखिए ए को फोर्थ से मिलान करने वाला कौन सा है, सेकंड और थर्ड है। अब देखिए यहाँ पर पीसी कल्चर हम किसके लिए करते हैं, फिश के लिए, ठीक है। पीसी कल्चर किसकी बात होती है, फिश की होती है। इसका मतलब क्या है कि बी को हम मिलान करेंगे फर्स्ट पॉइंट से। तो देखिए बी कहाँ पर फर्स्ट पॉइंट से मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो देखिए सेकंड भी यहाँ पर गलत हो गया, तो यहाँ पर आंसर तो आप लोगों को मिल गया। तो देखिए अगर आप लोगों को मैचिंग में एक से दो चीज़ें भी पता होती हैं तो आप इजीली मैचिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर विटिकल्चर है, विटिकल्चर जो होता है उसमें क्या होती है, अंगूरों की खेती होती है, तो यहाँ पर सी को सेकंड से मिला देंगे। और हॉर्टिकल्चर जो होता है उसमें फलों और फूलों की खेती होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्रामीण क्षेत्र में खेती के अलावा, देखिए खेती के अलावा पूछा गया है, खेती के अलावा होने वाली गतिविधियों के सही सामूहिकरण की पहचान कीजिए। तो देखिए खेती के अलावा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है घड़े बनाना, टोकरी बुनना और ईंट बनाना। सेकंड में दिया गया है टोकरी बुनना, फसलों की कटाई। देखिए फसलों की कटाई यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने खेती के अलावा पूछा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी निराई दी गई है, ये भी खेती से संबंधित होती है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और देखिए यहाँ भी निराई दी गई है, धान की रोपाई दी गई है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये फसलों से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में पूछा गया है खेती के अलावा, तो देखिए खेती के अलावा कौन सी गतिविधियाँ हो जाएंगी, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से वर्ड्स को आप लोगों को पकड़ना है तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही ऑप्शंस डिलीट हो गए, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा प्रश्न केवल प्रक्रिया याद करने की क्षमता से अधिक का आकलन करता है। देखिए याद रखने की क्षमता से अधिक का आकलन इनमें से कौन सा क्वेश्चन कर रहा है। हरित क्रांति की व्याख्या कीजिए। देखिए हरित क्रांति की व्याख्या आप लोग कर देंगे, इसमें कोई आपको मेमोराइजेशन स्किल नहीं चाहिए, ठीक है। चीनी उद्योग कैसे काम करता है, देखिए चीनी उद्योग कैसे काम करता है, यहाँ से आप लोगों से क्या पूछ लिया कि किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर क्या होगा कि याद रखने की क्षमता से अधिक चीज़ों का आकलन यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर बी पॉइंट तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए बुध और शुक्र के पास अपने प्राकृतिक उपग्रह देखिए क्यों नहीं होते, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये भी याद करने की क्षमता से अधिक का आकलन कर रहा है। हिमालय और गंगा नदी प्रणाली की संरचना को समझाइए। देखिए इसकी संरचना को आप लोगों को समझाना है, तो देखिए यहाँ पर भी याद करने की क्षमता से अधिक का आकलन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ ए ही पॉइंट ऐसा है जो यहाँ पर नहीं होगा, इसके अलावा तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए हरित क्रांति की व्याख्या करनी है तो आप अपने मन से लेक्चर, मतलब आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है उस चीज़ को, तो आप उसमें जो भी चीज़ें वहाँ की इन्फॉर्मेशन होगी वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जो चीनी उद्योग है वो कैसे काम कर रही है, तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा प्रोसेस देखना है, ठीक है। प्राकृतिक उपग्रह क्यों नहीं होते, तो वहाँ पर आप लोगों को रीज़न देना है। हिमालय और गंगा नदी प्रणाली की संरचना कैसी होती है उसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप लोगों की मेमोराइजेशन स्किल से अधिक चीज़ों का आप क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बी, सी और डी जो पॉइंट होंगे आप लोगों के सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन से जोड़े का सही रूप से मिलान हो रहा है। ए पॉइंट दिया गया है, महिलाओं के संपत्ति अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम
5 देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 क्या कहता है कि जो पिता की संपत्ति होती है उसमें महिलाओं का भी अधिकार है। कि पहले क्या होता था कि पुत्रों के बीच में उस संपत्ति को बांट दिया जाता था, लेकिन अब जो ये नियम लागू हुआ, इस नियम के अनुसार जो लड़की हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी अपने पिता की संपत्ति में से हिस्सा ले सकती हैं, तो उनको ये अधिकार मिल गया। तो देखिए यहाँ पर ए पॉइंट तो बिल्कुल सही है। बी दिया गया है लड़कियां शर्मीली होती हैं, तो देखिए जो लड़कियां हैं, लड़कियां शर्मीली होती हैं, लड़कियों को यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप है, लैंगिक रूढ़िवादिता है। तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। सी पॉइंट दिया गया है सहभागीय लोकतंत्र। देखिए सहभागीय लोकतंत्र क्या होता है, तो सहभागी लोकतंत्र हम किसको कहते हैं, जहाँ पर लोगों को निर्णय लेने में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो सहभागी लोकतंत्र देखिए यहाँ पर पंचायती राज प्रणाली जो हो जाएगी वो बिल्कुल सही हो जाएगी। देखिए जो पंचायती राज प्रणाली है ये 3 स्तर पर काम करती है। कौन कौन से, एक तो ग्राम स्तर पर, ठीक है, दूसरा आता है इसका मध्यवर्ती भी बोल देते हैं इसको, या फिर पंचायत समिति भी बोल देते हैं। ठीक है, पंचायत समिति, और जो तीसरा स्तर होता है वो होता है जिला स्तर। ठीक है, क्या हो जाता है, जिला स्तर। तो देखिए ये सहभागी लोकतंत्र होती है, तो यहाँ पर पंचायती राज प्रणाली जो है वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों सही तरीके से मिलान यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से संविधान का वैध उद्देश्य कौन सा है। विषयों की सामाजिक संरचना को परिभाषित करना, शासन करने वाले अभिजात वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित करना, नागरिकों के निजी जीवन को निर्देशित करना, या फिर अपने नागरिकों के अधिकारों का बचाव करना। तो देखिए संविधान का जो वैध उद्देश्य है वो क्या है, तो देखिए यहाँ पर अपने नागरिकों के अधिकारों का बचाव करना जो है वो इसका उद्देश्य है। ठीक है, ना तो यहाँ पर विषयों की सामाजिक संरचना को परिभाषित करना है, ना ही सिर्फ अभिजात वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित रखना है, और ना ही नागरिकों के निजी जीवन को निर्देशित करना है, बल्कि क्या है, अपने नागरिकों के अधिकारों का बचाव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, भारतीय संसद के अंतर्गत आते हैं लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा और राष्ट्रपति आते हैं, या फिर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। तो देखिए जो भारतीय संसद है उसके अंतर्गत ये तीनों ही आते हैं, लोकसभा भी, राज्यसभा भी और राष्ट्रपति भी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, दिए गए कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है। तो देखिए जो आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है, तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। तो देखिए मैंने लास्ट क्लास में ये चीज़ आप लोगों को पढ़ाई, जब मैंने उद्योग कराया है, उद्योग में ये चीज़ें दी गई हैं कि जो सहकारी क्षेत्र होता है उसमें उद्योगों का जो स्वामित्व होता है, संचालन होता है, वो कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों या फिर कामगारों अथवा दोनों के द्वारा ही होता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, और देखिए आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, लोकतंत्रों की प्रमुख विशेषता की पहचान करें। संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान, समानता, न्याय या फिर आरक्षण। तो देखिए जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता कौन सी है, तो वो है समानता। क्या हो जाएगी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, अधिगमकर्ताओं के बीच सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, अधिगमकर्ताओं के बीच जो विविधता होती है केवल उनकी सामाजिक स्थितियों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ही नहीं परंतु उनकी अधिगम शैलियों, आकांक्षाओं और मनोवृत्ति में भी होती है। देखिए विविधता ना तो अधिगम शैलियों में देखी जाती है, ना ही आकांक्षाओं में होती है, ना ही मनोवृत्ति में होती है। तो ये पॉइंट तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो विविधता होती है वो उनकी सामाजिक स्थितियों में होती है, सांस्कृतिक में होती है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इसमें तो नहीं परंतु उनकी अधिगम शैलियों और इनमें भी होती है। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बी दिया गया है, एक समुदाय में व्याप्त विविधता को संदेह भरी नज़रों से देखना चाहिए। देखिए जो विविधता है
उसको प्रमोट करना है, ना कि उसको संदेह भरी नज़रों से देखना है और डाउटफुल चीज़ों से देखना है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट भी क्या होगा, गलत हो जाएगा कि हमको नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करती। जब हम विविधता में मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ बैठते हैं, ठीक है, उनके साथ लंच शेयर करते हैं या फिर उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, बातें शेयर करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, जानने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होता बल्कि सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर देखिए बी पॉइंट भी गलत हो जाएगा। दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हैं, बिल्कुल गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, भारतीय संविधान में किस चीज़ के आधार पर अल्पसंख्यकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है? भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर या फिर क्षेत्र के आधार पर। तो देखिए कौन से आधार पर यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उनको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, भाषा भी बिल्कुल सही है, धर्म भी बिल्कुल सही है और संस्कृति भी बिल्कुल सही है। क्षेत्र के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ए, बी और सी पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षेत्र के आधार पर नहीं है बल्कि किस चीज़ के, भाषा, धर्म और संस्कृति के आधार पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञापन का उदाहरण नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञापन का उदाहरण नहीं है? समय पर कर का भुगतान करना, कोविड-19 के समय सामाजिक दूरी बनाए रखना, जल बर्बादी को रोकना या फिर एक विशेष ब्रांड के दंतमंजन का प्रयोग। तो देखिए यहाँ पर समय पर कर का भुगतान करना, इसके ऊपर भी देखिए काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं। तो देखिए ये भी क्या है, सामाजिक है। कोविड-19 के समय, देखिए कोविड-19 के समय सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट दिए जा रहे थे, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। जल बर्बादी को रोकना, ये भी एक सोशल एडवर्टाइजमेंट है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो देखिए एक पर्टिकुलर ब्रांड का यहाँ पर टूथपेस्ट को यूज़ करना, ये क्या हो जाएगा, ये सोशल एडवर्टाइजमेंट का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सबके लिए लागू होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप लोग जो आपका मन करेगा आप उस ब्रांड का जो टूथपेस्ट है वो यूज़ करेंगे, तो ये सोशल नहीं है, बल्कि कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो हो जाएंगे वो सोशल हो जाएंगे। नेगेटिव इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? देखिए कौन सा है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? इंडस नदी बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन या फिर यहाँ पर नील नदी बेसिन। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा पॉइंट, तो देखिए जो सबसे बड़ा नदी बेसिन है वो है अमेजॉन नदी बेसिन। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है? ए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की रचनात्मक रूप से आलोचना द्वारा। तो देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है। जनमानस की राय को व्यक्त करके, देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। सत्ताधारी दल की निरंकुशताओं पर रोक लगाकर, तो देखिए ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेकिन संसद में बाधाएं डालकर बाधाएं नहीं डाली जाती हैं, तो डी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र फलों की कृषि के चलते विश्व का फलोद्यान कहलाता है? तो देखिए विश्व का फलोद्यान किसको कहा जाता है? पंपास को कहा जाता है, भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है या फिर स्टेपी है? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो विश्व का फलोद्यान किसको कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, भारतीय और विदेशी कंपनियों दोनों के द्वारा बड़े शहरों में कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए भारत एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है। इसके पीछे के संभावित कारण क्या हैं? तो देखिए ए पॉइंट यहाँ पर है, कम श्रमिक लागत। तो देखिए बिल्कुल सही है। अंग्रेजी बोलने वाली आबादी, तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर सही नहीं कि सभी अंग्रेजी बोलने वाली आबादी है, ठीक है। सुविधाजनक समय क्षेत्र, देखिए ये भी बिल्कुल सही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। ए, सी और डी पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। केवल कौन सा पॉइंट गलत है? बी पॉइंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले आबादी के वजह से। तो देखिए यहाँ पर ये कारण नहीं है। कौन सा है? ए, सी और डी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, देखिए ऐसी गतिविधि जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं को अन्य रूप और अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदल दिया जाता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो देखिए जब हम बात करते हैं बिल्कुल प्राइमरी चीज़ों की, प्राथमिक चीज़ों की, जैसे हम खेती से अनाज प्राप्त करते हैं, ठीक है, इसके अलावा कच्चा माल हो गया, ये क्या होते हैं? ये प्राइमरी होते हैं। अब इन प्राइमरी वस्तुओं का यूज़ करके, मान लीजिए कच्चा माल में जैसे हमने लुगदी ले ली, लुगदी से हमने क्या बनाया? कागज़ बनाया, ठीक है। उस कागज़ से हमने क्या कर दिया? पुस्तिका बना दी, ठीक है, नोटबुक बना दी। अब नोटबुक बनाने के बाद देखिए जो कच्चा माल है वो तो कम में जाता है,
लेकिन जो पुस्तिका होगी, जो नोटबुक होगी, वो क्या होगी, वो मूल्यवान वस्तु में काउंट होगी। इसका मतलब क्या है कि ये तो क्या हो गया, प्राइमरी उत्पाद हो गया, और जो पुस्तिका हो गई ये क्या हो गई, सेकेंडरी हो गई। ठीक है, अब जैसे अनाज होता है, ठीक है, अनाज क्या हो गया, प्राथमिक उत्पादक हो गया, जो हमने खेती से प्राप्त किया, कृषि से प्राप्त किया, इससे हमने क्या बना दिया, आटा। ठीक है, आटे का निर्माण हुआ, तो आटा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये मूल्यवान उत्पाद हो जाएगा, मतलब ये सेकेंडरी है, और जो अनाज है वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब हम प्राकृतिक वस्तुओं को अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदल देते हैं तो उनको बोला जाता है द्वितीयक। ठीक है, क्या हो जाते हैं, वो सेकेंडरी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, संविधान सभा में प्रसिद्ध कथन राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी ज़रूरी है, किसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया है, या फिर बाबू जगजीवन राम ने दिया है। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट बोला गया था वो किसके द्वारा बोला गया, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा बोला गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों A और R को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अभिकथन A यहाँ पर दिया गया है, नमक के उत्पादन और बिक्री पर राज्य का एकाधिकार था। तो देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है। कारण यहाँ पर दिया गया है, महात्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है और यह भोजन का बुनियादी हिस्सा है। देखिए महात्मा गांधी का जो मैंने चैप्टर आप लोगों को कराया हुआ है उसमें ये चीज़ लिखी गई है। देखिए सेम हूबहू पॉइंट वहाँ पर दिया गया है। देखिए गांधी जी ने जो दांडी मार्च यात्रा की थी वो इसी वजह से की थी क्योंकि जो नमक पर टैक्स वसूला जा रहा था वो क्या माना गया इनके द्वारा कि वो पाप है, क्योंकि ये जो है ये भोजन का बुनियादी हिस्सा होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही कथन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ए पॉइंट यहाँ पर है, ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। बी पॉइंट है, आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, अगर हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तब अक्षांश रेखाओं का आकार कम होता जाता है, अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है, देशांतरों का आकार कम होता जाता है या फिर देशांतरों का आकार बढ़ता जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो सही पॉइंट है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि जब हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तो जो समानांतर रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं, उनका जो आकार है वो क्या होता है, कम होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए एक विद्यार्थी शिक्षक पाठ उद्देश्यों में एक पाठ उद्देश्य निम्न तरह से लिखता है, विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा, विश्लेषण में आएगा, संश्लेषण में आएगा, स्मरण करने में आएगा या फिर बोध या फिर समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर विश्लेषण और संश्लेषण तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पर कौन से पॉइंट सही हो जाएंगे, स्मरण भी है यहाँ पर या और बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सी और डी जो पॉइंट होंगे वो सही हो जाएंगे। इसके अलावा ए और बी यहाँ पर क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मूल्यांकन एवं आकलन गतिविधियों के सूत्रीकरण में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को निम्न में से किन पहलुओं को संज्ञान में लेना चाहिए। बच्चों को उनके अनुकूल और बाल केंद्रित तरीके से गतिविधियों, अन्वेषण और पर्यवेक्षण के माध्यम से सीखने दें। देखिए ए पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। बी दिया गया है, बिना किसी हस्तक्षेप के बच्चों को उनकी अपनी गति से सीखने। देखिए हस्तक्षेप आप ना करें, कहीं ना कहीं टीचर को हस्तक्षेप भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट तो गलत हो जाएगा। बच्चे की ज्ञान, अंतः शक्ति और प्रतिभा का निर्माण करें। देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को पूर्ण सीमा तक विकसित करना। तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। ए, सी और डी पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, सिर्फ बी पॉइंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जब विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में संलिप्त हो तो यह हिस्सा क्या बन जाता है। योगात्मक आकलन बनता है, अधिगम की तरह आकलन बनता है, नैदानिक आकलन होता है या फिर रचनात्मक आकलन होता है। तो देखिए जब बच्चे एक दूसरे की पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हैं तो वहाँ पर कौन सा मूल्यांकन होता है, असेसमेंट एज लर्निंग उसको कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग बोलते हैं, क्योंकि देखिए जो समेटिव असेसमेंट होता है ये टर्म एंड वाला एग्जाम होता है जो सत्र के बिल्कुल आखिर में होता है। डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट होता है ये होता है बच्चे की कमियों को ढूंढना और उसके बाद उनमें सुधार करना। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ये होता है जब हम कक्षा में बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं उस बीच जब हम बच्चे से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तो वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। या फिर हम बीच में टेस्ट ले लेते हैं बच्चों का तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए शैक्षिक आकलन से क्या तात्पर्य है, शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन,
शिक्षार्थियों की भावात्मक क्षमताओं का आकलन, शिक्षार्थियों की मनोगत्यात्मक क्षमताओं का आकलन या फिर शिक्षार्थियों की मनोसामाजिक क्षमताओं का आकलन। तो देखिए जो स्कॉलास्टिक असेसमेंट होता है वो क्यों होता है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, तो वो होता है शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन, ठीक है, जहाँ पर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का क्या होता है, असेसमेंट होता है, उनको बोलते हैं स्कॉलास्टिक असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन की कौन सी भूमिकाएं हैं, तो आप यहाँ पर बता देंगे, यहाँ पर कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग यूज नहीं होगी। देशों के बीच न्याय संगत फेयर व्यापार को बढ़ावा देना असंभव है, क्यों, उसको आप लोगों को सिद्ध करना है। तो देखिए जहाँ पर सिद्ध करने की बात आती है वहाँ पर आप लोगों को थिंकिंग यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए बी पॉइंट सही हो जाता है, ठीक है, ये तो गलत है। हरित क्रांति ने खाद्य अनाज के संबंध में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया है, व्याख्या करें। या फिर हरित क्रांति ने भारत को मृदा अपकर्षण की ओर पहुँचा दिया है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो सी पॉइंट है यहाँ पर भी आप लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल नहीं करनी है। कौन सा सही हो जाएगा, बी और डी पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर सही होगा, जहाँ पर आप लोगों को आलोचनात्मक चिंतन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको बढ़ावा मिलेगा। बी और डी पॉइंट सही है, इसके अलावा ए और सी पॉइंट गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के लिए अपनी योग्यताओं और कौशल में वृद्धि करने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोगी है। ए पॉइंट है, एक विशेष ढंग से पढ़ाने पर टिके रहना, सामुदायिक संसाधनों का उपयोग, फिल्मों और वृत्तचित्र को देखना, सहकर्मियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चर्चा करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा। तो देखिए सिर्फ एक ही तरीके से बच्चे को पढ़ाते रहना, सिर्फ उसी ढंग पर टिके रहना, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके अलावा तीनों ही पॉइंट यहाँ पर सही हैं, बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, मान लीजिए एक पुस्तक में निम्न कथन दिए गए हैं। ये दिया गया है, रज़िया की कमज़ोरी यह थी कि वह एक महिला के तौर पर पैदा हुई थी। बी दिया गया है, अहिंसा का उपदेश देकर अशोक ने भारत को एक कमज़ोर देश बनाया। उपरोक्त कथन क्या दर्शाते हैं। लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाएं दर्शाते हैं, हिंसा को बढ़ावा, शांति को बढ़ावा, या फिर केवल पुरुष ही शासन चला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणाएं दिखाई जा रही हैं, क्यों, यहाँ पर देखिए रज़िया जो कह रही है कि वो बोल रही है कि एक महिला के तौर पर पैदा हुई, तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता झलक रही है, तो ए पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन शांति को बढ़ावा केवल पुरुष का ही शासन चला सकते हैं, तो ये यहाँ पर क्या है, गलत हैं। कौन से सही हो जाएंगे, केवल ए और बी पॉइंट यहाँ पर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, आलोचनात्मक चिंतन के बारे में निम्न कथन है। ए दिया गया है, पूर्वाग्रह और निराधार कथनों का पता लगाने में सक्षम है, सीमित सोच, दूसरों के विचारों को खारिज करने वाले होते हैं, मूल्यांकन शुरू करने से पहले किसी मुद्दे पर जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञात और संदिग्ध के बीच अंतर कर पाते हैं। तो देखिए आलोचनात्मक जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसके बारे में कौन सा पॉइंट सही है। तो देखिए पूर्वाग्रह और निराधार कथनों का पता लगाने में सक्षम है, बिल्कुल सही पॉइंट है। सीमित सोच, देखिए सीमित सोच तो इसमें होती ही नहीं है, तो यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, कि सीमित सोच और दूसरों के विचारों को खारिज करते हैं, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। मूल्यांकन शुरू करने से पहले किसी मुद्दे पर जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये भी सही है, और डी पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ए, सी और डी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा प्रायोजन कार्य का उदाहरण नहीं है। देखिए नेगेटिव पूछा है, एक नए औद्योगिक नगर में प्रवासियों का सर्वेक्षण करना और पूछना कि वे कहाँ से आए हैं, कहाँ काम करते हैं। देखिए तो बिल्कुल सही है। नहरों के माध्यम से सिंचाई के क्रियाशील नमूने का निर्माण करना, ये भी बिल्कुल सही है। वरिष्ठ कक्षाओं द्वारा बनाई गई परियोजनाओं की सूची को कंठस्थ करना। देखिए कंठस्थ करना जहाँ भी होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आर्थिक सिद्धांतों और कानूनों को प्रतिपादित करने के लिए भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। समस्या समाधान विधि के तहत, आगमनात्मक विधि के तहत, प्रयोगशाला विधि के तहत, या फिर परियोजना विधि के तहत। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है कि कानूनों को प्रतिपादित करने के लिए भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। तो यहाँ पर कौन सा है, आगमनात्मक विधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, डिडक्टिव मेथड यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि देखिए
जो आगमनात्मक विधि होती है उसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और बाद में क्या करते हैं, हम रूल्स पर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी चीज़ हो जाएगी, ना तो यहाँ पर प्रयोगशाला विधि है, ना ही परियोजना और ना ही समस्या समाधान। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही को पहचानिए। ए पॉइंट दिया गया है, अभिलेखागार एक ऐसा स्थान होता है जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। पांडुलिपियों में इतिहासकारों को बहुत ही विस्तृत जानकारी मिलती है। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ और मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। पांडुलिपियों को संभालना और प्रयोग करना सरल है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा, तो देखिए ए भी यहाँ पर सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन पांडुलिपियों को संभालना और प्रयोग करना सरल है, ये सरल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ए, बी और सी पॉइंट है ये तीनों सही हैं। कौन सा गलत है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों की क्लास समाप्त होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।